हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे काफ़ी सारी बातें मैंने बताई, अब उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोगों के सामने है ओटीज। क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। क्लियर? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग एक एक करके शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं, आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और कल से हम लोगों का नया चैप्टर भी शुरू होगा बेटा। क्लियर? तो तैयार हैं हम सब लोग? चलिए, तो एमसीक्यूज़ की कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको सवाल वगैरह ये सब करा दिए हैं और विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सारी कहानियाँ हो गई हैं हमारी। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? जितना भी मैंने ये बोला अभी तक ये सब हो गया है ना हमारा। सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलूँ? चलिए, तो फिर हम लोग चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है। धारा और अनुगमन वेग में संबंध पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो देखते हैं भैया, धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। क्लियर? धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, देखते हैं हम सब लोग। सब लोगों को देखना जरा, स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? सबको प्रॉपर दिखाई दे रही है? चलिए, अच्छी बात है। एक सेकेंड। हाँ भैया, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो है, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है। तो भैया एक ज़माना था जब मैंने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, I बराबर NEAVD। याद है आपको? I बराबर NEAVD। तो धारा ये रही, अनुगमन वेग ये रहा। तो धारा और अनुगमन वेग एक दूसरे के कैसे हैं? समानुपाती हैं। तो क्या हो जाएगा? धारा समानुपाती अनुगमन वेग। क्या मैं उम्मीद करूं हो गया सभी का? आगे बढ़ो भैया, बोलो। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, धारा घनत्व का मात्रक होता है। धारा घनत्व का मात्रक होता है। तो बचपन में पढ़े थे धारा घनत्व का सूत्र, J बराबर, जाइए, याद है? I अपॉन A। I यहाँ पर धारा होती थी, धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। A क्षेत्रफल होता था और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापा जाता है, इसलिए मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? तो क्या आ रहा है मात्रक इसका? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कहानी समझ में आई? बोलो भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न मुझसे कह रहा है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। अतिचालक, एक बार बताओ, अति का मतलब समझते हो? बोलो भैया, अति का मतलब समझते हो सब लोग? अति का मतलब बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, जहाँ मोड़ा ने तो अति कर रही है, यानी बहुत ज़्यादा ऊँचा ताई है। बोलो भैया, यहाँ पर कह रहा है अतिचालक, यानी काय में अति है गई, चालकता में अति है गई। चालकता में अति होने का मतलब चालकता बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना या कम से कम हो जाना। ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना। और कोई चीज़ इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? अनंत, है ना? अनंत। तो किसी ने पूछ लिया अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा? अनंत। बात समझ में आ रही है? अनंत क्यों बोल रहा हूँ? बोलो भैया, किसी ने पूछ लिया अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, तो बोलना अनंत। इसके बाद अगला प्रश्न मुझसे बोल रहा है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई, क्षेत्रफल वगैरह पर निर्भर नहीं करता, ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ना? अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है ना? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान काय पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। सीन क्लियर है भैया? इंपॉर्टेंट है, इस वाले ओटी पे इंपॉर्टेंट लगा देना। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसकी
पदार्थ पर, इसके पदार्थ पर। आगे बढ़ूं। इसके बाद मुझसे बोल रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। पढ़ा था अपन ने, अगर याद हो तो, भूल गए हो तो निकाल भी सकते हो। हमने बचपन में पढ़ा था R बराबर रो एल अपॉन ई। याद है भैया आपको? सुना है आपने इस सूत्र के बारे में? R बराबर रो एल है, बोलो भैया। ए को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा आर ए, एल को नीचे ले आऊंगा तो अपॉन एल बराबर रो। तो रो बराबर आपका हो गया बेटा, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध को ओम में नापते हैं। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापा जाता है। एल लंबाई है तो लंबाई मीटर में नापी जाती है। तो मीटर से वर्ग कट जाएगा तो क्या आ गया? ओम मीटर। बात समझ में आ रही है सभी को? ओम मीटर। तो अगर किसी ने हमसे पूछा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक? बोले? ओके, आगे बढ़ जाऊं फिर। इसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर। तो हमने पढ़ा था प्रतिरोध का सूत्र RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। याद है आपको ये सूत्र? बोलो भैया। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पर T तापमान हुआ करता था। अब ये T और R समानुपाती एक दूसरे के, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता था। याद आ रहा है कहानी? बोले? तो किसी ने भी पूछा अगर, तो हम लोग जवाब दे सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? बोले जी, इतना कर पाएंगे हम लोग? सीन क्लियर है? जितना ओटी मैंने करा दिया फटाफट एक बार शुरुआत से देख लो, पढ़ लो, समझ जाओगे। मैंने 1 से 2 मिनट का समय दिया, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? करिए फटाफट इसे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोगों के सामने अगला है बेटा, हमने पढ़े थे ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध, या ओमीय परपथ, अनोमीय परपथ। जो ओम के नियम का पालन करें वो ओमीय परपथ, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमीय परपथ। याद आ रहा है आपको सीन? बोलो भैया। तो कह रहा है अनोमीय प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर। तो भैया हमें ओमीय परपथ ओम के नियम का पालन करते हैं, वहाँ हमने पढ़ा था जितनी भी धातुएं होती हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं, उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो अनोमीय परपथ में उल्टा हो जाएगा, इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि वो ओम के नियम का पालन नहीं करते। कहानी समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक में विद्युत का प्रवाह है। तो भैया आपको बताया था, एक नोट लिखाया था अगर आपको याद हो, तो चालक पदार्थों में धारा का प्रवाह जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, अगर आपको याद हो तो। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह धनायनों और ऋणायनों की वजह से होता है, याद है? और अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता है। वो यहाँ पर बोल रहा है किसी चालक में, चालक यानी धातुएं, किसी चालक में विद्युत का प्रवाह काय की वजह से होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो आंसर हो जाएगा इसका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। जो बोल रहा हूँ भेजे में अटक रहा है? बोले? आगे बढ़ते हैं। ओमीय प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध यानी ओमीय परपथ, वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं। उदाहरण सभी धातु हैं। इन ऑप्शनों में धातु कोई दिख रही है? तांबे का तार। सीन क्लियर है? ओहो, बोलो, बोलते क्या नहीं है? क्या हो जाता है तुम्हें? आगे बढ़ते हैं। किसी परपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं। तो किसी भी परपथ में हमें धारा का मान ज्ञात करना होता है तो हम लोग काय का इस्तेमाल करते हैं? अमीटर। आपको याद है अमीटर? अमीटर एम्पियर बताया था आपको। अमीटर से धारा नापे, हालांकि अगले चैप्टर में ये बहुत डिटेल में आएगा, जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें, है ना। तो किसी परपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाते हैं? अमीटर। आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद अगली बात पे आते हैं। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल काय का स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। बोला भैया, सेल से ऊर्जा मिलती है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बदलता नहीं? बदलता। तो विद्युत सेल काय का स्रोत है? ऊर्जा का। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है हमारे सामने। एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है।
तथा आंतरिक प्रतिरोध R ओम है। बहुत सुंदर बात है, अति सुंदर। एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक है। इसे R ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। अब वो पट्टा जो कह रहा है, इस सेल से हम लोग एक बाहरी प्रतिरोध जोड़ रहे हैं और इस बाहरी प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित कर देते हैं, अगर आपको पता हो तो कह रहा है इसे एक बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है और बाहरी प्रतिरोध का मान भी स्मॉल r है। समझ में आ रही बात? वो ये कह रहा है स्मॉल r ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। अच्छी बात है, जोड़ लो। तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर होगा। V का मान पट्टा हमसे जानना चाहता है। तो भैया मैंने एक ज़माने में पढ़ा था यार, V बराबर E माइनस आई आर। बोलो भैया, आपने सुना है क्या ये समीकरण कभी ज़िंदगी में? बोलो, आपको बताई थी मैंने, याद हो तो आपको ऐसे पता होगा, E बराबर V प्लस आई आर। बोलो भैया, ये पता है? आई आर को इधर ले आऊँगा तो बात वही आ जाएगी, E माइनस आई आर इज इक्वल टू V। समझ में आई बात? बोलो भैया, कराओ कि ना कराओ? बाद में मूड बहरी मत करिए मोते। तो V बराबर E माइनस आई आर। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आई? V E माइनस आई आर। अब मैं यहाँ पर I की जगह कुछ खेल खेल रहा हूँ। धारा I R को इधर सरका देता हूँ थोड़ा। समझ में आ रहा है ना आपको? I की जगह मैंने लिखा कु वी वा ब। समझ में आया क्या लिखा है? कुल विद्युत वाहक बल। हाँ, समझ गए? बटे कु प्र। बता। हाँ, शाबाश रोहित, राइट आंसर। तो V बराबर E माइनस, अब आ जाओ लाला रे, आर तो जी मैंने भैंसों की भैंसों चटकाया। तो कुल विद्युत वाहक बल, तो जहाँ में कुल विद्युत वाहक बल E है, कहाँ गलत कर दो मैंने लाला रे? जी गलत कर दो मैंने। बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कह रहे हो तो कुल प्रतिरोध होता है बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बोलो भैया, बाहरी प्रतिरोध जहाँ में कितने गए? कैपिटल R प्लस आंतरिक प्रतिरोध कितने गए? स्मॉल r। अब आप गौर से देखिए, झटिका लगेगा, झटिका E माइनस E बटे ये स्मॉल r। कैपिटल R काय के बराबर है? R के बराबर है। कैपिटल R भी स्मॉल r है। स्मॉल r प्लस स्मॉल r 2r। बोलो r प्लस r 2r। बोलो या नहीं है या? अर जर बोलो। तो क्या बचेगा? E माइनस E बाई 2। तो जाए तो सॉल्व कर लोगे। तो E माइनस E बाई 2 सॉल्व करवा सिखाऊंगा कैसे करेंगे। ये मैं भैया समझ गो, मैं ले जीव सिखाना पड़ेगा। E माइनस E बाई 2 जन्नो क्लियर है सिकंदे? खुश हो जन्नो? अब मैंने जालंग कर रहा हूँ, प्लॉट छोटा पड़ रहा है। ये स्टेप दिखाई दे रहा है आपको? V बराबर E माइनस E बाई 2। अब जा में देखा कॉमन आ रहा है तो कर ली पापी है तुमने। E कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाई 2। बोलो, एक में से आधा गया, 1 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 बचेगा। 1 बाई 2 का E से गुणा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? E बाई 2। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। समझ गए कि ना समझे? समझ गए हो तो उतार ले, नहीं तो बाद में मूड पीटोगे, जो तेर रोओगे। उतार ले फटाफट, जा सॉल्यूशन है। इसके बाद आगे की कहानी कहते हैं। अगले प्रश्न में बेटा वो मुझसे बोल रहा है, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल कितना है? 2 वोल्ट। विद्युत वाहक बल को हम लोग अक्षर E से प्रदर्शित करते हैं। अब कह रहा है जब इसे लघुपतित कर देते हैं तो ये 4 एम्पियर धारा देता है। कितनी धारा दे रहा है? 4 एम्पियर। अच्छी बात है। इसका आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। मैंने सुना है V बराबर आई आर, तो R बराबर V अपॉन आई हो जाएगा। रवि बोलो तो R बराबर V अपॉन आई। आई तो मैंने ये लिख दिया ऊपर V, विभवांतर की जगह विद्युत वाहक बल लिख दूँ, एक ही बात है। E कितना है हमारे पास? 2। I कितना है? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो 98.5 हो। सीन क्लियर है भैया सभी को? बोलो, उतार लो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ूंगा। हो गया होगा सभी का?
हो गया बेटा सभी का? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने से उसके मापन की यथार्थता, है ना, मापन की यथार्थता या मापन की शुद्धता या विभवमापी की सुग्राह्यता, ये सब एक ही बात है। तो हमने पढ़ा था विभवमापी की सुग्राह्यता या मापन की यथार्थता एक ही बात है। S बराबर 1/K और K बराबर V/L कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। ये सब बताया था आपको, याद है भैया? बोलो। तो वो कह रहा है विभवमापी के तार की प्रभावी लंबाई बढ़ा देने से, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने से विभवमापी की सुग्राह्यता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या घट जाएगी? हैं? तार की लंबाई बढ़ा देने से विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। बोलो भैया, क्योंकि समानुपाती है और इसी को ही हम लोग मापन की यथार्थता भी बोलते हैं। क्लियर? तार की लंबाई बढ़ा देने से मापन की यथार्थता बढ़ जाती है, यानी मान और ज़्यादा सही प्राप्त होते हैं, शुद्ध प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ूं? बोलो भैया। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा काय का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का पढ़ा था अपन ने। बोलो, 1 किलोवाट घंटे की परिभाषा पढ़ी थी। 1 किलोवाट शक्ति का कोई भी विद्युत संयंत्र 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करता है उसे किलोवाट घंटा कहते हैं। और जैसे मान के चलो आप भूल गए तो हमें कैसे पता पड़ेगी जाको आंसर? तो इशारा कर रहा हूँ, समझना। किलोवाट, किलोवाट यानी किलोवाट, वाट, वाट यानी शक्ति। बोलो भैया, किलोवाट यानी शक्ति हो गई। शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं, पावर। घंटा, घंटा बोले तो टाइम, समय, है ना। तो यानी किलोवाट यानी शक्ति, घंटा यानी समय, P इंटू टी। P इंटू टी क्या होता है? तो गौर से देखो, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ये भी समय, समय से समय कट गया, क्या आ गया? कार्य आ गया, और जो कार्य है वही ऊर्जा है। तो किलोवाट घंटा काय का मात्रक हुआ? कार्य का या ऊर्जा का। समझ में आई बात? बोलो भैया, सीन क्लियर है? आप चाहो इसे उतारना तो उतार सकते हो यहाँ पर। हो गया सभी का बेटा? मेरे ख्याल से सभी का हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला इसके बाद रिक्त स्थान भरो, खाली स्थान भरो। तो खाली स्थान भरो हम लोग देखते हैं सभी लोग। खाली स्थान भरो। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो भैया मैंने आपको सीधा सीधा एक नोट लिखाया था, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है, बताया था। हो जाएगा। इसके बाद है अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक, बताया था, ऋणात्मक होता है अर्धचालकों का। और किसका होता था पता है किसी को? विद्युत अपघट्यों का, है ना। विद्युत अपघट्यों अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। पता है कि नहीं पता? बोलो भैया। आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व एक खाली स्थान राशि है, बता चुका हूँ भैया। धारा घनत्व सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो धारा प्रवाह की दिशा होती है। क्लियर? धन से ऋण आवेश की हो। मीटर सेतु कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है आप बताओ? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? इसके बाद किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जैसे भैया प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, बताया था। इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, बताया था, याद है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बताया था गतिशीलता आप लोगों को। आवेशवाहकों की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, होलों की गतिशीलता, याद आ रहा है? गतिशीलता अपन ने पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो तो म्यू बराबर VD/E सूत्र पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के। अब गौर से देखिएगा बेटा आप सब लोग, VD बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र पढ़ा था अपन ने, E बराबर V/D। वेद से आया है, E बराबर V/D। बोलो भैया। तो E की जगह मैंने लिख दिया V/D। कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, ऊपर। अब कर लो या चमका दो।
विमीय सूत्र देखो जाको, वीडी अनुगमन वेग है तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये तो वेग की जगह आ गया, ठीक है। डी दूरी है, दूरी मीटर में नापी जाती है, ठीक है। अब वी विभव है, विभव वोल्ट में नापा जाता है, वोल्ट में। तो क्या आ गया मात्रक, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। कहानी समझ में आई, कैसे आया है मात्रक भैया, बोलो। किसी ने पूछ लिया गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। और आगे बढ़ाना है तो मीटर स्क्वायर वोल्ट पे घात कछुनाने तो 1 मानेंगे, सेकंड पे घात कछुनाने तो 1 मानेंगे। और जहाँ चीज़ें ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। क्लियर, ऐसे लिख दो तो भी करेक्ट आंसर है, ऐसे लिख दोगे तो भी करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही है बात, बोलो। आपके नोट्सों में जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइज, डू यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा वो अगला प्रश्न हमसे जो बोल रहा है वो कह रहा है 2 व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। बता भैया, जब मैं ही बताऊंगा 2 ओम का प्रतिरोध और 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दें हो, तो हमें मालूम है श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, पढ़ा था ना। अब 2 को है 3 को है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितने के जाओ, 5 में जाओ, नहीं है जाओ, बोलो जाओ ना। आगे बढ़ते हैं। तो 2 ओम के और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 5 ओम होगा। अगला कह रहा है यदि 2 ओम परिणाम वाले 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। कह रहा है 2 प्रतिरोध है 2 ओम के, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में सूत्र तुमने पढ़ा हो तो अगर तुम्हें याद हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 जोड़ दे भैया। 2 ओम के जोड़ रहे हो तो 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 भी 4, 4 से 4 कट गई तो 1 ओम आ गया। कैसे आ गया, बात समझ में आई, बोलो भैया। आगे बढ़ूं। इसके बाद अगला बेटा हमसे पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र है, और मैंने सुना है विमीय सूत्र निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। खेलिएगा कब हम खेल, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। आइए देखते हैं। अपन ने पढ़ा था R बराबर रो एल है, R बराबर रो एल अपॉन ए, उसी से निकालेंगे तो रो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है भैया, अब आप गौर से देखते जाइएगा। R बराबर रवि, ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में नापेंगे, लंबाई मीटर में नापेंगे, मीटर से बरक कट जाएगी। बोलो भैया, सही जा रहा हूँ। विभव V बराबर W अपॉन क्यू, मीटर बेसों की बेसो, आई बेसों की बेसो। और आगे बढ़ रहा हूँ। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, मीटर बेसों की बेसो, Q बराबर IT, बचपन में बताई थी। बोलो भैया, तो Q की जगह मैंने चटकाया दो IT इंटू आई। अब कहा है निबटाए दो, आ जाओ। F बल है, बल का विमीय सूत्र अपन ने पढ़ा था MLT-2, बताया था स्टार्टिंग में ही। D दूरी है मीटर में, D दूरी है तो मीटर, मीटर बोले तो लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र L, ये भी मीटर है तो मीटर भी एक प्रकार की लंबाई होगी, तो विमीय सूत्र L बटे आई धारा, ये भी धारा, धारा का विमीय सूत्र एम्पियर A। बोला इसका भी A, इसका भी A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। T समय, समय यानी टाइम, तो कैपिटल T। कहानी समझ में आ रही है बेटे। आगे देखिए, T पे घात कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। अब आ जाओ, M बेसों की बेसो, L L L, तो L का क्यूब, T पे घात -2, ये T पे घात 1 ऊपर जाएंगे तो T पे घात -1, A पे घात 2 ऊपर जाएंगे तो A पे घात -2। तो फाइनली सॉल्व करके आपका आ जाएगा ये ML क्यूब। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, -2 -1 -3 A -2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिसको आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो नोट डाउन कर लें इसको पहले।
आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे, याद है? आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, अगर दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है ना सीन सभी को? पढ़ लो, अगला वही है, समझ जाओगे आप। हो गया सभी का? आगे बढ़ो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना। आपको मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था? बोलो, बताया था? IR को इधर ले आऊँगा तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब पक्षांतर कर दिया, इसे इधर इसे इधर, नज़ारा ये हो गया। क्लियर? समझ में आया? अब आप लोग बेटा मुझे एक बात बताओ और सोच समझ के जवाब देना कि अगर मैं इसका मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम करूं तो टर्मिनल वोल्टता का मान क्या फ़र्क पड़ेगा? बताओ भैया, टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? यानी इसको कम करने से ये बढ़ जाएगी। तो वो यही कह रहा है अगले प्रश्न में, यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि कम कर दिया जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पढ़ लो अगला खाली स्थान, फिर आगे बढ़ेंगे। आप चाहो तो ये इक्वेशन नोट कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बढ़ सकती है ना? हो गया सभी का? आगे बढ़ो। अब अगला प्रश्न गया तेल लेने। पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन भी समझाया था और सेलों का समांतर क्रम संयोजन भी समझाया था। बोलो भैया, समझाए थे कि नहीं समझाए थे? है ना? अब मैंने बताया था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब लाभप्रद होता था? जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक हो। बताया था? यानी बाहरी प्रतिरोध अगर बहुत अधिक होगा आंतरिक प्रतिरोध से तो ऐसी सिचुएशन में श्रेणी क्रम लाभप्रद होता है। बताया था? जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक हो तो ऐसी सिचुएशन में श्रेणी क्रम बहुत लाभप्रद होता है। लेकिन अगर बाहरी प्रतिरोध का मान बहुत कम हो और बाहरी प्रतिरोध का मान बहुत कम हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा क्रम लाभप्रद होगा? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? कौन सा क्रम लाभप्रद होगा? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? समांतर क्रम लाभप्रद होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा अगले प्रश्न में भैया मेरी बात वही समझ पाएगा जिसको ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्लियर है ना? बाकी के तो देखते रह जाएंगे। तो अगले प्रश्न में यही बोल रहा है, मेरे पास सेल हैं लेकिन ऐसे सेल हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक है। ऐसे सेल हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक है। आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो गया तो इसका मतलब बाहरी प्रतिरोध कम हो गया। तो बताओ कौन सा संयोजन यूजफुल होगा? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? हाँ, तो समांतर क्रम अधिक यूजफुल होगा। तो पढ़ लो अगला खाली स्थान, वो ही है। हो गया? आगे बढ़ जाऊं? ओके। अच्छा, विभव मापी जो होता है ना, विभव मापी जो हमने पढ़ा था, विभव मापी अच्छा होता है या वोल्ट मीटर अच्छा होता है? विभव मापी अच्छा होता है।
आपने देखा था वोल्ट मीटर केवल 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर रहा था, जबकि विभवमापी तो बहुत सारे काम कर रहा था। बोलो भैया, विभवमापी दुनिया भर के काम करता है, लेकिन वोल्ट मीटर केवल एक काम करता है, वो लक्षित ना कर रहा, उसके मान में त्रुटि पैदा हो जाती है ना? सही बोल रहा हूँ ना? बोलो। तो अगर विभवमापी का एक और नाम है, विभवमापी को हम लोग आदर्श वोल्ट मीटर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? कोई पूछे विभवमापी को और क्या कहते हैं, तो बोलना हम विभवमापी को आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ओके, तो वही लिखा हुआ है, अगला खाली स्थान पढ़ लो। विभवमापी को आदर्श वोल्ट मीटर भी कहते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ बेटा। अभी अभी मैंने पढ़ा था विभवमापी की सुग्राह्यता, कल परसों पढ़ाया था। 1/k, k की जगह v/l रख दोगे तो l ऊपर पहुंच जाएगा, याद है? बोलो। विभवमापी की सुग्राह्यता जितनी अधिक होगी, सुग्राह्यता अधिक तभी होगी जब विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए। सुग्राह्यता जितनी ज़्यादा होगी, विभवमापी उतना ही अच्छा कार्य करेगा। जितना अच्छा कार्य करेगा तो उसके मापन में त्रुटि ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। समझ में आ रही है बात? तो विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने से विभवमापी द्वारा जो भी चीज़ नापी जा रही है उसके मापन में त्रुटि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अगला खाली स्थान वही है, पढ़ लो एक बार खुद से, फिर आगे बढ़ूंगा। हो गया? आगे बढ़ो। प्रति एकांक लंबाई में विभव में जो पतन होता है, बताया था आपको, उसे विभव प्रवणता कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में विभव में गिरावट को विभव प्रवणता कहते हैं। बताया था परिभाषा? बोलो भैया। तो वो यही बोल रहा है, प्रति एकांक लंबाई में विभव में पतन। पतन का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे किसी चीज़ का खत्म होना, नष्ट होना, कम होना। बोलो। तो वो यही बोल रहा है, प्रति एकांक लंबाई में विभव में पतन को तो क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। बोलो भैया। ओके गिल, चलूँ आगे? आगे देखते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में विभव में पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है सत्य असत्य, सत्य असत्य। अब सत्य असत्य को मैं रोक रहा हूँ, सत्य असत्य मैं आपको कल से कराऊंगा। मुझे ये बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी कोई जाना मत। क्लियर है सभी को? ओके, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।